अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों का नाश्ता हो गया था और मीनू भी मदरसे से आ गई थी पढ़ के। तो उसके बाद देखें ये हाल हो जाता है। और ये मिन्हा के स्कार्फ इस तरीके से रखे हुए हैं, इनको इतनी बार बोल दिया है कि ये फ़ोल्ड करके रख दिया करो, पर बच्चे जो होते हैं वो जल्दी में ही होते हैं और उनके पीछे पीछे लगना पड़ता है। ये देखें दोनों स्कार्फ ये किस तरीके से ला के रख देती हैं। कभी तो इनका मूड होता है तो ये फ़ोल्ड कर लेती हैं, वरना अदरवाइज़ यही होता है कि जाए नमाज़ वगैरह, बुक्स हैं और सब ऐसे ही रख दिए जाते हैं। इनको डेली का मेंटेन करना बहुत यानी कि एक ये भी हम लोगों के लिए ज़रूरी अहम काम होता है, क्योंकि यहीं से ये एंट्रेंस है तो सबका आना जाना यहीं से होता है। तो बस इसको मैनेज करने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा था। बस जल्दी जल्दी जो है इसकी सफाई हो जाती थी और मेरा ये दिल कर रहा था कि मैं चुटकी बजा के बस जल्दी से इसको सही कर दूँ। तो आइए जल्दी से इसको सही करते हैं, रेडी करते हैं, दोबारा से इसको रीऑर्गेनाइज़ करेंगे। तो सारा सामान जो है वो फालतू फेंकेंगे और फिर जो है इसकी मिट्टी वगैरह नीचे से निकलेगी, ये स्टूल हटेगा यहाँ से। और भाई यहाँ पे हस्बैंड के काम की वायरिंग भी रखी हुई थी, जो कि तार शार होते हैं घर के वायरिंग के लिए। तो देखें आप कितना सामान फैल जाता है और किस किस के घर के अंदर जो है वो हस्बैंड भी ला के सामान जमा कर रहे होते हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। बहुत मैं तो परेशान हूँ ना, इतना सामान ला के बीच में रख देते हैं, उनको कोई फील ही नहीं होता कि ये जो सामान होता है ये थोड़ा बैकयार्ड का होता है या फिर यही होता है कि स्टोर वगैरह होना चाहिए घर के अंदर। तो अब फ्लैट्स के अंदर तो ये चीज़ें नहीं रखी जाती हैं, मद्देनज़र ऐसे ही फ्लैट्स बना दिए जाते हैं। तो गैलरी के अंदर जब ये सामान चला जाता है ना तो मुझे वहाँ पर बड़ी परेशानी हो जाती है वॉशिंग एरिया में। तो बस ये स्टूल जो है इधर से उधर बेचारा होता रहता है, इसकी कोई ऑथेंटिक जगह नहीं बन रही। और फिर यही होता है कि तो रास्ते में जगह है तो यहीं रख दिया जाए, और हस्बैंड को यही जगह मुनासिब लगती है क्योंकि वो यहाँ से ईज़िली ले लेते हैं। तो लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा होता है, एंट्रेंस है ना यहाँ से, तो हर कोई आ रहा होता है तो एकदम इम्प्रेशन पड़ता है। और मैं बच्चों को यही डांट रही होती हूँ कि शू रैक वगैरह की जो है आप सेटिंग करके रखा करें, जो भी चीज़ जैसे लिया करें वैसे ही रखा करें फोल्ड करके। लेकिन बच्चे कहाँ सुनते हैं, हमें तो लगना पड़ता है रात दिन। मदर्स को या फिर यशा थोड़ा बहुत मैनेज कर लेती हैं इन चीज़ों को, तो यशा भी जो है वो बिज़ी रहती हैं और आगे और वो बिज़ी हो जाएंगी। तो काफ़ी टफ़ टाइम जो है वो आगे मुझे अब आने वाला है। तो बस इस तरीके से मैंने सोचा है कि सर्दियाँ भी आ जाएंगी, अब छोटे दिन आ जाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा घर को जो है वो मैनेज करके साफ़ सुथरा करके रखना है। फिर बिस्तर हैं और जो ब्लैंकेट्स वगैरह हैं उनको भी वॉश करवा के रखना है। तो सारी जो तैयारी होती है वो 3 महीने पहले या 2 महीने पहले ही शुरू हो जाती है, विंटर्स की भी और समर की भी। तो बस ऐसे ही हो जाता है, इन्हीं कामों में जो है वो पता ही नहीं चलता कि कैसे दिन गुजर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी में फालतू चीज़ों को मैंने हटा दिया था इधर से भी, अभी जबकि मैंने बहुत पहले इधर से सारा सामान हटा दिया था। आप जब देखते ना तो ये कोई रद्दी की दुकान लग रही थी। अच्छा, यहाँ पे जो है जायनमाज़ सारी फोल्ड करके रख दी जाएंगी, और ये सारी एक साथ तो इस्तेमाल में नहीं आती हैं, लेकिन ये होता है कि सब ने अपनी अपनी बनाई हुई हैं तो हर कोई अपनी जायनमाज़ पे ही नमाज़ पढ़ रहा होता है। फिर ये होता है कि कोई आ जाता है तो उसके लिए भी रखनी पड़ती हैं। तो हस्बैंड को तो जो हाथ आ जाती है वो जायनमाज़ लेके पढ़ लेते हैं, लेकिन क्या होता है बस वो जल्दी जल्दी फोल्ड करके रख देते हैं और सारी जो है इसकी सेटिंग आउट हो जाती है। तो लगे रहना पड़ता है घर के अंदर, बच्चों के साथ हस्बैंड के साथ हर चीज़ जगह जगह फैला रहे होते हैं और यही ड्यूटी होती है मदर्स की। तो बस वही सारे काम जो हैं वो शुरू से लेकर एंड तक करने पड़ते हैं। तो पहले मैंने यही सोचा कि नाश्ते के बाद पहले इस शू रैक को और ये बुक शेल्फ जो है इसको सेट कर लूँ मैं, ताकि जो है वो सफाई हो जाए आराम से। उसके बाद जो है फिर यशा ने सफाई कर ली थी, मॉपिंग वगैरह कर ली थी। काफ़ी हद तक जो है वो सुधर गया था, ये रैक बहुत ज़्यादा मुंह पे आ रहा था। थोड़ी बहुत भी जो है चीज़ों को मैनेज करके आप सफाई कर लें तो चीज़ें जो होती हैं वो मुंह पे नहीं आ रही होती हैं, आपको खुद ही फील होना शुरू हो जाता है कि अब जो है ये जगह जो है आपका टाइम मांग रही है और इसको जो है वो मैनेज करना है। तो सारी चीज़ों को जो है बारी बारी करना पड़ता है। कपड़ों की अलमारियाँ हैं, कैबिनेट्स हैं, वॉशिंग एरिया निपटाना पड़ता है, फिर घर के अंदर जाले वगैरह लग जाते हैं, डस्टिंग करनी पड़ती है, हर चीज़ को देखना पड़ता है। तो बच्चे जो हैं वो भी बीमार हो जाते हैं बीच बीच में, सारी चीज़ें। और ऐसा ही है कि ये सारी जो चीज़ें होती हैं मैनेज करके चलना सब हाउसवाइफ ही कर रही होती हैं हर घर में। तो बस हम जो हाउसवाइफ होती हैं ना वो अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रख रही होती हैं और घर के कामों में इतनी बिजी हो जाते हैं हम कि अपनी जो सेल्फ केयर होती है उसको बिल्कुल ही नज़रअंदाज करके रख देते हैं। तो अब जब से मैं यूट्यूब पे आई हूँ तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता और मैं सुबह जल्दी भी उठती हूँ, वरना यही था कि मैं 10 बजे तक उठती थी, हस्बैंड को पहले नाश्ता देती थी, फिर मैं घर के छोटे मोटे कामों में लग जाया करती थी। चलें, तो फाइनली ये रैक भी सुधर गया और ये साफ़ सुथरा हो गया। झाड़ झूड़ दिया था मैंने, इसको साफ़ सुथरा कर दिया था। अच्छा, ये वाले जो डब्बे थे ना ये हम लोगों के बहुत ज़्यादा रेयर इस्तेमाल में आते हैं। तो ये जो आगे रखे थे ना शहीर के शूज़ वगैरह, स्लीपर्स, तो ये जल्दी जल्दी इस्तेमाल में आ रहे होते हैं। शहीर जो है अपने जोगर्स निकालने के लिए डब्बे उलट पुलट कर देते हैं जब कहीं जा रहे होते हैं। तो ऐसे ही होता है, बच्चों को जो है वो खुद ही निकाल के दे दो, वरना फिर आप उनको बोलो तो वो फिर अपने हिसाब से ही काम कर रहे होते हैं। ये देखें माशाल्लाह से अब ये कितना सुधर सा गया है। यहाँ पे
सारा अटाला सा लग रहा था। तो ये घर का इंटरेस्ट होता है और यही मुझे जो है वो बहुत बुरा लग रहा होता है, फर्स्ट इंप्रेशन यहीं से पड़ रहा होता है। तो बस ये काम करने के बाद मैंने यशा को बोला कि अब आप अपने कामों में लग जाओ, मैं अपने कामों में। तो ये सब करने के बाद जो है वो फाइनली अल्लाह का शुक्र था कि मैं शुक्र अदा कर रही थी कि ये वाला शेल्फ जो है वो सुधर गया, क्योंकि यहाँ पे मकड़ियाँ वगैरह रुआँ बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो बस सोच सोच के जो है थोड़ी सी मुझे काहिली सी आ रही थी, लेकिन चलेंगे, ये काम हो गया। तो नेक्स्ट जो अब आगे विंटर प्रेप्स की तैयारियाँ चलेंगी तो वो भी दिखाएंगे। फ्रिज की क्लीनिंग बाकी है, पंखे झड़ने हैं, पर्दे धुलने हैं, तो जो कि हर बार ही काम सारे हो रहे होते हैं वो आपसे शेयर करेंगे। उसके बाद अब आ जाते हैं खाने की तैयारी की तरफ। तो अब हो गया था शाम का टाइम, तो यहाँ पे बनेगा मंगोचियों का सालन, जो कि मूंग की दाल की मंगोचियाँ से बनता है। तो एक चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रख दी है मंगोचियाँ उतारने के लिए, और दूसरी वाली जो नॉन स्टिक कढ़ाई है उसके अंदर हम अपनी ग्रेवी रेडी करेंगे। अच्छा, इसके अंदर जो मैंने दाल भिगोई थी ना, वो 1 कप के करीब भिगो दी थी, और उसको 4 घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था हल्के से वार्म वाटर में, ज़्यादा गर्म नहीं, खुलते पानी में वार्म वाटर में भिगो दिया था, ताकि ये अच्छी सी फूल जाए, फ्लफ़ी सी हो जाए। उसके बाद मैंने जब ग्राइंडर में इसको चलाया था, जूसर मशीन में, तो इसके अंदर हरा धनिया डाल दिया था, प्याज डाल दी थी 1 अदद पूरी, और ज़ीरा डाला था इसके अंदर कूट के, गरम मसाला डाला था इसके अंदर पिसा हुआ, और 1 पिंच जो है मैंने मीठे सोडे का डाल दिया था, हरी मिर्चें डाल दी थी। तो बस इन सारी चीज़ों को जो है जग में चला दिया था, बिल्कुल कम पानी डाल के। जो इसका पानी भिगोने का होता है ना, ये खुद ही सोख करके ऊपर आ जाता है, सारी दाल जो होती है वो भीग जाती है, फिर उसके अंदर पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैंने एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला था, जो दाल के अंदर पानी था ना वही डाला था। और ये देखें कितनी जालीदार हमारे पकोड़े बने थे, बहुत मज़े के बने थे। बच्चों ने काफ़ी इंजॉय करके खाए ये वाले पकोड़े, और उनको बहुत अच्छे लगे, क्योंकि मैंने तो ये शादी के बाद फ़र्स्ट टाइम मंगोचियाँ जो है वो ट्राई करी हैं। कभी जो था कि मेरी सास ने बनाए थे शादी के बाद, तो वो बनवाया करती थी, उनको बहुत पसंद था ये सालन। तो मैं जब से सेपरेट हुई थी ससुराल से, उसके बाद से मैंने बच्चों के लिए कभी भी नहीं बनाया, तो कभी चांस ही नहीं बना। तो लेकिन अब यूट्यूब पे मैंने सोचा कि इसकी रेसिपी भी दी जाए, और मेरा बहुत दिल कर रहा था ये वाला सालन खाने का। तो ऑयल जो है इसके अंदर काफ़ी अच्छा जाता है। क्या होता है कि फिर इसकी शक्ल बिगड़ जाती है अगर आप ऑयल ज़्यादा अच्छा नहीं लेंगे। तो इसके अंदर दाना मेथी का बघार डालेंगे, 1 पिंच दाना मेथी डाल देंगे। उसके बाद इसके अंदर प्याज और लहसुन को जो है ना अच्छा सा जूसर में ब्लेंड कर लेंगे। अगर आपके पास सिल हो तो सिल पे पीसिएगा, बड़ी मज़े की ग्रेवी बनेगी। तो फ़िलहाल तो मेरे पास सिल पे पीसने का टाइम नहीं था, मैंने ऐसे ही डाल दिया। अदरक नहीं जाता है इसके अंदर, लहसुन प्याज का जो पेस्ट है वो शामिल कर देंगे। 2 से 4 टेबल स्पून के करीब आप ले लिएगा। 2 बड़ी प्याज ले लिएगा, थोड़ा सा गार्लिक ले लिएगा देसी वाला। इधर चला जाएगा 1.5 टीस्पून 2 टीस्पून के करीब जो है मैंने हल्दी डाल दी थी, आप अपने हिसाब से डाल दिएगा ये सारा सामान। 3 टीस्पून के करीब जो है मैंने पिसी हुई देगी लाल मिर्च ली हैं, जिससे कि बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा इसके अंदर, क्योंकि ये थोड़ा तीखा ही अच्छा लगता है। कड़ी और ये मंगोचियों का सालन है, ये थोड़े से सालन जो होते हैं ये थोड़े से तीखे ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे इस मसाला भूनने के बाद जो है मैं 1 प्याली दही शामिल कर दूँगी, जिससे ग्रेवी जो है वो बहुत अच्छी सी, यानी कि खट्टी खट्टी सी बनेगी हमारी, और बहुत मज़े की लगती है। अच्छा, जो फ़िश करी बनती है, दाना मेथी का बघार लगाने से बिल्कुल वैसा ही टेस्ट आता है फ़िश करी जैसा। तो आप लोग ज़रूर 2 पिंच के करीब जो है वो दाना मेथी डालिएगा, इससे ज़्यादा नहीं, वरना कड़वा हो जाएगा सालन। और बहुत ज़्यादा खोलते तेल में भी नहीं डालिएगा। हल्की सी कड़कड़ाहट आने लग जाए तो आपने जो है अपना मसाला फ़ौरन से शामिल करना है। अगर आपकी दाना मेथी जल गई ना तो फिर ये कड़वा हो जाएगा, फिर नहीं बोलिएगा कि आप ही ने जो है वो गलत रेसिपी बता दी। मैं अभी पॉइंट आउट करा रही हूँ। यहाँ पर ग्रेवी जो है वो रेडी है, अच्छे से दही के साथ पक गई है। अब इतना पानी शामिल कर देंगे कि हमारी जो मंगोचियाँ हैं ना वो ये पी भी लें और शोरबा भी अच्छा सा लग जाए। तो बस इतना पानी डाल के इसको जो है वो दम पे रख देंगे। थोड़ा सा हमारा जो शोरबा है वो अच्छा सा पक जाएगा, दम पे आ जाएगा। उसके अंदर जो है अब सिर्फ 1/2 टीस्पून के करीब जो है वो पिसा हुआ गरम मसाला जाएगा, और हरा धनिया शामिल करूँगी। तो ये देखें माशाल्लाह से सालन हमारा रेडी है। और मैंने पकोड़े जो हैं वो एक साइज़ के रख लिए थे, बाकी मैंने बच्चों को दे दिए थे, उन्होंने बड़ा एंजॉय करके खाए थे। बहुत ही लाइट पकोड़े बनते हैं ये, आप लोग ट्राई करिएगा। इसको दही बड़े भी बना सकते हैं, और इसके यानी कि भल्ले भी बना सकते हैं। तो आप इसको भिगो के जो है वो दही के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। जैसे माश दाल के पकोड़े बनते हैं ना, ऐसे ही मूंग दाल के भी पकोड़े बहुत अच्छे लगते हैं दही बड़ों में। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारी जो सालन की ग्रेवी है मुझे इतनी ही चाहिए थी, क्योंकि ये अभी जो है वो अब्जॉर्ब भी करेंगे पकोड़े हमारे। मंगोचियाँ जो हैं वो पूरी डबल साइज़ की हो जाएंगी बढ़ के। इसके शोरबे से घबराइएगा नहीं, ये काफ़ी हद तक पी जाती हैं, और जो लेट नाइट बेचारा खाना खा रहा होता है ना, तो उसके लिए तो बिल्कुल ही शोरबा नहीं बचता, फिर ये सिर्फ मंगोचियाँ ही बचती हैं। यहाँ पे मैं पिसा हुआ हाथ का गरम मसाला शामिल कर दूँगी, जो कि मैंने अभी अभी फ्रेशली ही पिसा है। और हरा धनिया तो मस्ट है जाना इसके अंदर, बहुत ही अच्छी सी जो है इसकी शक्ल निकल कर आती है हरा धनिया। तो मुझे हर सालन में
बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हरा धनिया डालने के बाद देखें इसकी शक्ल ही बिल्कुल चेंज हो गई है और ये हमारी मंगोचियाँ हो गई हैं रेडी। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। सानिया हामिद को इजाज़त दीजिए। इसी के साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। और मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।